हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे सीटेट ईवीएस पेडागोजी के लिए एनसीईआरटी पर आधारित 25 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके 5 से 6 नंबर सीधे सीधे पक्के करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। क्वेश्चन 1, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में कहानियों और कविताओं का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखें, ऑप्शन है बच्चों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। देखते हैं, भाषाई कौशल का विकास करना। ठीक है, विषय को संदर्भगत अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये भी सही है। पाठ को आसान बनाना। देखें, चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इन सब में बेस्ट ढूंढना है। तो इन सब में बेस्ट या इन सभी का जो निचोड़ है वो किस में है, तो वो देखेंगे, आपका होगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन 2, प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 और 2 में ईवीएस के लिए कोई पाठ्यपुस्तक क्यों नहीं है? ऑप्शन है क्योंकि इन कक्षाओं के बच्चे पर्यावरण नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है, जब बच्चा पहली और दूसरी का गणित और हिंदी पढ़ सकता है तो वह पर्यावरण भी पढ़ सकता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके खिलाफ है। ऐसा नहीं बोल सकते। सी, पर्यावरण के संप्रत्ययों को भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके सिखाया जाता है। हाँ, ये ऑप्शन है, आगे चर्चा करते हैं। बस्ते के बोझ को कम करने के लिए केवल यही एक रास्ता है, तो यह भी गलत है। ऑप्शन सी सही है। क्या है कि पर्यावरण की जो कंसेप्ट है उनको हम क्या कर रहे हैं, भाषा और गणित के साथ एकीकृत करके पढ़ा रहे हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 3, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन है बच्चों को स्कूल से छुट्टी मिलना, वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ व्यवहारिक ज्ञान जोड़ना, शिक्षक का काम आसान होना। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के बीच केवल सामाजिक संपर्क बढ़ाना, केवल गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन आकलन के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है? ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा, केवल आ गई, गलत। पोर्टफोलियो और अवलोकन, हाँ ये बहुत वास्ट टर्म है, हो सकता है। पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न पत्र, ये भी गलत। केवल मौखिक परीक्षा, ये भी गलत। तो आपका आंसर होगा पोर्टफोलियो और अवलोकन। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों को अपने घरों से कचरा इकट्ठा करके उससे कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। इस गतिविधि का शैक्षणिक उद्देश्य क्या नहीं है? ऑप्शन है बच्चों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करना। ऑप्शन बी, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, रिसाइकल और रीयूज की अवधारणा समझना, कक्षा के श्रेष्ठ अभ्यर्थी का निर्णय करना और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता जगाना। देखिए, कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और कई बार ये देखते हैं गतिविधि शैक्षणिक उद्देश्य है और आप देखेंगे रिसाइकल और रीयूज आया हुआ है, आप डायरेक्ट उसे टिक करके आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ना है, शैक्षणिक उद्देश्य क्या नहीं है। तो देखें, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी का निर्णय करना कभी भी हमारा शैक्षणिक उद्देश्य नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीई के अनुसार ईवीएस में सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग का मुख्य फोकस क्या होता है? ऑप्शन ए, केवल वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित करना। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के सीखने में आने वाली कमियों और कठिनाइयों को पहचानना व सुधार करना। ऑप्शन सी, ग्रेड और अंक प्रदान करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की रैंकिंग तय करना। देखो, रैंकिंग तय करना हमारा काम नहीं है, ग्रेड और अंक प्रदान करना भी नहीं है, केवल वार्षिक परीक्षाओं के आधार पर परिणाम घोषित करना यह भी नहीं है। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुकूल है? ऑप्शन ए, बच्चों को सटीक वैज्ञानिक शब्दावली और परिभाषाएं रटाना आ गया, गलत। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को खोजने व समझने में बच्चों को प्रेरित करना, हाँ ये होगा। केवल किताबें, केवल आ गया, गलत। पर्यावरण को केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में अलग करके पढ़ाना, यह भी गलत। यह एक स्वतंत्र विषय नहीं है, यह एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। पर्यावरण आपका कैसा सब्जेक्ट है? इंटीग्रेटेड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग उपागम के तहत पर्यावरण अध्ययन में क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा दी जा रही व्याख्या को ध्यान से सुनना। ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं गतिविधियों में भाग लेने और प्रयोग करने के अवसर देना। ऑप्शन सी, श्यामपट्ट से सीधे उत्तर उतारना। ऑप्शन डी, रटकर उत्तर याद करना। देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा यहाँ पर करके खुद सीखेगा।
तो करके खुद सीखने की प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? देखिए शिक्षक द्वारा, यहाँ पर शिक्षक द्वारा एंगेज हुआ जा रहा है। रट कर उत्तर देना, ये भी गलत हो गया। श्याम पट्ट से सीधे उत्तर उतारना, यहाँ पर भी बच्चा कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 9, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में करके देखो और सीखो, ट्राई दिस एंड फाइंड आउट, खंड को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, गृह कार्य के लिए सामग्री देना। ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। ऑप्शन सी, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी, माता पिता को बच्चों की पढ़ाई में व्यस्त रखना। देखिए व्यस्त रखना माता पिता को, यह नहीं है। गृह कार्य के लिए सामग्री देना, यह भी नहीं है। परीक्षा में बेहतर, ये भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या बच रहा है? और मेन देखिए, ट्राई दिस एंड फाइंड आउट, बच्चे को करके खुद देखना है। जब वो करके देखेगा तो उसे क्या होगा? खुद से एक एक्सपीरियंस होगा, खुद से एक अनुभव होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान करना। क्वेश्चन 10, यदि कोई छात्र पर्यावरण के मुद्दों के प्रति उदासीनता दिखाता है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए, छात्र को डांटना और सजा देना। देखो ये कभी नहीं होना चाहिए। छात्र के माता पिता से शिकायत करना, शिकायत नहीं कर सकते, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ऑप्शन सी, कारणों को जानने का प्रयास करना और संवेदनशील तरीकों से उसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं से जोड़ना। हाँ, ये उचित आंसर है, उचित रीजन भी है। छात्र की उपेक्षा करना और अन्य बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना, ये सबसे गलत बात है। फिर बच्चा और ज़्यादा वैसे ही क्रियाएं करेगा जो सही नहीं है। क्वेश्चन 11, बच्चों में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होगी? ऑप्शन ए, बच्चों से पौधे लगवाना और उनकी देखभाल करने को कहना, ये तो अच्छी बात है। वन्य जीवों और पर्यावरण के महत्व पर वृत्तचित्र दिखाना, ये भी अच्छी बात है। पर्यावरण प्रदूषण पर केवल निबंध लिखवाना, ये तो बहुत ही अलग बात हो गई। राष्ट्रीय उद्यान या चिड़ियाघर का भ्रमण कराना, ये भी अच्छी बात है। अब देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं जो सही हैं, पर उन्होंने क्या कहा? सबसे कम प्रभावी होगी। तो देखिए ये सभी सही है तीनों। सबसे कम प्रभावी कौन सी होगी? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 12, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम कोलैबोरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए कहना ताकि वे एक दूसरे से बात न करें। देखिए सहयोगात्मक अधिगम है, जब सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत हो रहा है। समूह कार्य और सामूहिक परियोजनाओं का आयोजन करना, हाँ कोलैबोरेटिव लर्निंग है, ये तो होगा। आगे देखते हैं। केवल होशियार बच्चों को समूह का नेता बनाना, यह गलत बात हो गई। शिक्षक द्वारा ही सभी समस्याओं का समाधान कर देना, यह भी गलत हो गया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र कौशल मैपिंग स्किल विकसित करने से बच्चों में किस योग्यता का विकास होता है? ऑप्शन ए, बहुत सुंदर ड्राइंग बनाने का कौशल, नहीं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति, दिशा और दूरी की समझ, हाँ। गणना करने की क्षमता, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। केवल ग्लोब को पढ़ने की क्षमता, केवल, ये बात भी गलत हो गई। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस के संदर्भ में सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए, केवल बच्चे चुपचाप बैठकर शिक्षिका के भाषण को सुनते हैं। चुपचाप, भैया एक्टिव लर्नर कभी चुपचाप नहीं हो सकता। बच्चे स्थानीय तालाब का दौरा करते हैं, वहां पाए जाने वाले जीवों का अवलोकन करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। यहाँ पर बच्चा एक्टिव है पूरी तरह से। देखते हैं आगे के ऑप्शंस और क्या बताते हैं। बच्चे पुस्तक में दिए गए चित्रों को केवल देखते हैं, अरे भैया देख के चर्चा करते तो और भी समझ में आता। बच्चे परिभाषाओं को बार बार दोहरा कर याद करते हैं, याद करना गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या बचा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, पर्यावरण अध्ययन में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य क्या होगा? देखिए बच्चों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, रिपोर्ट हम नहीं करते हैं डायग्नोस्टिक में। बच्चों के सीखने के दौरान रह गई कमियों और अंतराल को पहचानना, अगली कक्षा में प्रमोट करने का निर्णय लेना, ये भी नहीं है। बच्चों के बुद्धि लब्धि को जांचना, ये भी नहीं है। आपका आंसर होगा क्या? बच्चों के सीखने के दौरान रह गई कमियों और अंतराल को पहचानना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 16,
उपचारात्मक शिक्षण रिमीडियल टीचिंग का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिता से पहले, ये गलत है। ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण के बाद, हाँ। बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए, देखते हैं ये सही है। सत्र के आरंभ में नए छात्रों के स्वागत के लिए, केवल वार्षिक परीक्षा के तुरंत बाद परिणाम घोषित करने के लिए, यह भी गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए। 17 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में लिंग रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? ऑप्शन ए महिलाओं को केवल घरेलू कामों में और पुरुषों को बाहर के कामों में दिखाना, विविध लैंगिक भूमिकाओं को दिखाना, जैसे महिला को वैज्ञानिक, पायलट और पुरुषों को खाना बनाते हुए दिखाना। ऑप्शन सी केवल पुरुषों से संबंधित कहानियों को शामिल करना। ऑप्शन डी लैंगिक मुद्दों पर चर्चा ही न करना। देखिए चर्चा ही न करना ये तो गलत हो जाएगा। केवल पुरुषों से संबंधित कहानियों को शामिल करना, यहाँ पे फिर किसी एक पर्टिकुलर लिंग को लेकर बात होगी। महिलाओं को केवल घरेलू कामों में और पुरुषों को बाहर के कामों में दिखाना, यह भी गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18 निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, हाँ। ऑप्शन बी इसे केवल स्कूल की 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहिए, अरे केवल और वो भी 4 दीवारी के अंदर, ये तो पूरी तरह से गलत है। यह व्यवहारिक और क्रियात्मक होनी चाहिए, बात सही है। इसमें समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया जाना चाहिए, तो यह भी सही है। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन ए केवल शिक्षक, ऑप्शन बी केवल पाठ्यपुस्तकें, ऑप्शन सी बच्चे का अपना स्थानीय परिवेश और अनुभव, ऑप्शन डी टेलीविजन और सोशल मीडिया। तो देखें बच्चों के ज्ञान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सोशल मीडिया नहीं है, केवल शिक्षक नहीं है, केवल पाठ्यपुस्तकें नहीं है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी बच्चे का अपना स्थानीय परिवेश और अनुभव। क्वेश्चन 20 पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए बच्चों के मन को भ्रमित करना ताकि वे पढ़ना छोड़ दें, ऑप्शन बी बच्चों में विश्लेषणात्मक चिंतन और तार्किक क्षमता का विकास करना, हाँ ये होता है। सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देना, यह भी होता है। सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना, यह भी होता है। अब देखिए आपसे पूछा क्या उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य क्या नहीं है? बच्चों को भ्रमित करना उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन ए इज आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप बच्चों के आकलन के लिए पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। क्या तैयार कर रहे हैं? पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? केवल सत्र के अंत में ली गई परीक्षा के अंक, ऐसा नहीं है। बच्चे द्वारा समय समय पर किए गए उत्कृष्ट कार्यों, चित्रों, प्रोजेक्ट और रचनात्मक गतिविधियों का क्रमिक रिकॉर्ड, हाँ ये तो होना चाहिए। केवल बच्चे के माता पिता को शैक्षणिक योग्यता का विवरण, यह गलत हो जाएगा। बच्चे के सहपाठियों द्वारा लिखे गए शिकायत पत्र, यह भी गलत है। हम क्या कर रहे हैं? इसका पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो पोर्टफोलियो में उसने साल भर में पूरे सत्र में जो काम किया है, एग्जाम्स में, टेस्ट में, एक्टिविटीज में, उन सबका क्या होगा? विवरण होगा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वर्षा को पढ़ाते समय जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में समझाना चाहती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सामग्री टीएलएम क्या होगी? ऑप्शन ए केवल ब्लैक बोर्ड पर बना चित्र, ऑप्शन बी जल संचयन प्रणाली का एक क्रियाशील मॉडल, वर्किंग मॉडल या एनिमेशन वीडियो, ऑप्शन सी पाठ्यपुस्तक में दी गई परिभाषा पढ़ाना, ऑप्शन डी बच्चों से पानी बचाने की शपथ दिलाना। ठीक है, शपथ दिला देंगे लेकिन फॉलो करेंगे, समझ पाएंगे, बात अलग हो गई। पाठ्यपुस्तक में दी गई परिभाषा पढ़ना, ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। केवल ब्लैक बोर्ड पर इतना बच्चा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बच्चा अपनी जितनी इंद्रियों का उपयोग करेगा उतना ज़्यादा जल्दी और उतने अच्छे से सीखेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का उपयोग उसका कहाँ हो रहा है? उसकी सेंसेस का उपयोग कहाँ हो रहा है? तो उसकी सेंसेस का उपयोग होगा जब वो क्या करेगा? एक क्रियाशील मॉडल को देखेगा, या फिर कब? जब वो एक एनिमेशन वीडियो देखेगा, उसे वहाँ पर सारी प्रोसेस दिखाई जाएगी जो कि उसके माइंड में बहुत ज़्यादा जल्दी से फिट होगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोजी गतिविधियों में व्यस्त रखने का क्या महत्व है? ऑप्शन है इससे बच्चे शांत रहते हैं और शोर नहीं मचाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
इंक्वायरी कर रहा है, इंक्वायरी करेगा तो बच्चा खोजेगा, है ना, बातचीत होगी, शोर हो सकता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन को विकसित करता है। हाँ, यह बहुत पॉजिटिव है। यह शिक्षकों का समय बचाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यह केवल परीक्षा में अधिक अंक लाने में मदद करता है, यह भी गलत है। देखिए, केवल के कारण यह गलत हो गया, और अंक है, अंक वाली बात ही नहीं करते हैं। शिक्षकों का समय, शिक्षकों के समय से बच्चों को सीखने का नहीं, शिक्षक तो अपना समय देगा अगर बच्चा सीखना है, और बच्चे को सिखाने के लिए समय मायने नहीं रखता। यह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्वतंत्र चिंतन को विकसित करता है, यही इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य या मेन महत्व है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विजुअली इम्पेयर्ड जो देख नहीं सकता छात्र है। भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों को पढ़ाने के लिए आप किस शिक्षण सामग्री को प्राथमिकता देंगे? ऑप्शन ए, एक चमकीला और रंगीन राजनीतिक मानचित्र। देखिए, बच्चा दृष्टिबाधित है, ठीक है, तो देखते हैं आगे। OSP पर बनी स्लाइड्स, ठीक है। ऑप्शन सी, उभरी हुई रेखाओं द्वारा या रेखाओं वाला स्पर्श मानचित्र और ऑडियो रिकॉर्डिंग। ऑप्शन डी, ब्लैक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखना। वह होगा आपका ऑप्शन सी, उभरी हुई रेखाओं वाला स्पर्श मानचित्र, ताकि बच्चा उसे हाथों के द्वारा छू कर क्या कर सके, महसूस कर सके और सीख सके, और ऑडियो रिकॉर्डिंग ताकि वो सुन सके। क्वेश्चन 25, EVS शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री जैसे टीवी, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म, कंप्यूटर को अन्य सामग्रियों से श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत महंगी और आधुनिक होती है। गलत बात हो गई। क्योंकि ये बच्चों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियां, आंख और कान दोनों को सक्रिय करती है, जिससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। देखते हैं, ये शिक्षक के समय और मेहनत को पूरी तरह बचा लेती है, ऐसा नहीं बोल सकते। इनसे बच्चों का केवल मनोरंजन होता है, केवल बात हो गई, इसलिए गलत है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि ये बच्चों की एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों को क्या करती है, सक्रिय करती है, और इससे सीखना अधिक प्रभावी होता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग कमेंट्स में करेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। साथियों, साथ ही ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिक्षक मंत्रा पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन नहीं गए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।